प्रदीप सर आपके पास आऊंगा। ये चुना हुआ आयोग है और आयोग तो बार बार ये कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ देना चाहिए वहां नहीं दे रहे हैं। जो अभी हमारे जो विवेक भाई जी ने कह रहे हैं वो उसी तरीके का है कि यहाँ है कि हम दोनों को नोटिस दे रहे हैं और एक को हम छोड़ देंगे, एक को छोड़ेंगे और उसके बिहाफ पे प्रधानमंत्री जी भी छूट जाएंगे। क्या कहिएगा आप इस पूरे मसले पर, मामले पे? ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक जो कहीं नौटंकी जैसी बात कहीं की गई है या एक द्योतक है उस तरीके की बात कहीं निकल कर आ रही है। आपकी अपनी इस पे क्या प्रतिक्रिया है प्रदीप सर? देखिए संजीव भाई, आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तो ठीक तो है, दे तो ना लेवल प्लेइंग फील्ड। दे रहे हैं ना, दोनों को दे रहे हैं बराबर। नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कहा था किसको देंगे। उन्होंने ये थोड़ी कहा था किसको देंगे, किसी का नाम तो नहीं लिया था ना। अब वो तो किसी को भी दे सकते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी इस बार मशीनरी इतनी ऐसी है कि तनिक भी कुछ इधर उधर होगा हमारा वो तुरंत एक्शन होगा, तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है विरोधी दलों को। 17 कंप्लेंट हम देख रहे थे कल अभिषेक मनु संघवी जी को, वो गिना रहे थे। प्रमाणित चीजें हैं, लेकिन सिर्फ चुप्पी चुप्पी और चुप्पी। आप कंटिन्यू करिएगा प्रदीप सर। देखिए संजीव भाई, मुझे ये जो भी चल रहा है इस देश में, हाल ही में जो पिछले साल क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। उस फाइनल में भी इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ऐसी पिच बनाई जाए स्पिन फ्रेंडली। इंडिया का जो है वो दमखम स्पिन पे है और उसी अपने एडवांटेज के हिसाब से पिच बनाई जाए। फाइनल मैच था, इतनी बड़ी टीम सामने थी, लेकिन रिजल्ट उल्टा हुआ। उल्टा जो अपने फेवर में चीजें होनी थी अपने को भारी पड़ गई। वही चीज अभी हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड अब आप कुछ भी समझ लीजिए, दे तो रहे, अब कोशिश करें कि किसी तरह से तो एक जो है वो 400 पार का नारा नहीं सही 200 पार तो हो जाए, किसी तरह से उस तरह की एक फील्ड दी जाए। लेकिन दिन पर दिन हो क्या रहा है कि क्यों प्रधानमंत्री रोज नए मुद्दे ले रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, फिर मंगलसूत्र, फिर जो टैक्स की बात करते हैं। आज उन्होंने नया जुमला छेड़ दिया कि उनके पास तो कोई प्रधानमंत्री का नहीं है, इस तरफ तो मोदी है। रोज एक पे टिकी नहीं पा रहे, वो रोज नई चीज दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ चीज जमीन पे टिकी नहीं रही है। वरना अभी तो चुनाव तो इतना लंबा है, अभी तो एक जून तक चलना है। अगर ऐसे रोज नए मुद्दे कहां से लाएंगे? अगर आपने एक मुद्दा उठा लिया, आपने कह दिया कि भाई टैक्स की बात कर ली या हिंदू मुसलमान की बात कर ली या मंगलसूत्र जो भी हो इशू कर लिया, टिके तो रहिए कम से कम उस पे। रोज के रोज नई चीज ला रहे, रोज के रोज नए इशू ला रहे, तो इससे जो है आपकी खुद की ये इमेज बन रही है बाहर की। जमीन आपकी बहुत ढीली है, आपके पास जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, मुद्दे आपके पास है नहीं। क्योंकि मैंने 2009, 2014, 2019 3 इलेक्शन की बात करूंगा मैं। तीनों इलेक्शन में मैंने पहली बार देखा है, खास करके 14 और 19 की बात करूंगा, जहां पर ऑपोजिशन पहली बार मोदी की पिच पे या मोदी के उस पर नहीं आ रही नैरेटिव में, अपने मुद्दों पर टिकी हुई है। और यही चीज प्रधानमंत्री को बहुत चुभ रही है कि जिस नैरेटिव में जो मैं सेट करना चाहता हूं, जिस तरह से मैं इलेक्शन जिस ओर ले जाना चाह रहा हूं, उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। पिच पर नहीं आ रहे विरोधी, उनकी पिच पर नहीं आ रहे। बहुत शांति, बहुत शालीनता से जवाब पेश कर रहे हैं। आप पूरे उठा लीजिए जो इंडिया का अलायंस है, चाहे तेजस्वी यादव को उठाइए, चाहे आप उधर देखिए ममता बनर्जी भी बिल्कुल खामोशी के साथ, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि सिवाय वो जो रामनवमी वाला थोड़ा सा उनका था, फिर वो शांत होकर काम कर रही है। सब तरफ शांति से काम चल रहा है। और अगर आप उधर भी जाइए दक्षिण में, तो वहां भी शांति है। किसी ने कोई ऐसा फाउल नहीं किया है कि जो इनको मौका मिल जाए। जो आप कह रहे हैं मैं उसी पे इत्तेफाक जता रहा हूं। वही सबसे बड़ी बात है कि एक भी बयान ऐसा, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मंगलसूत्र वाला जो बयान प्रधानमंत्री ने उठाया था, उसके पीछे एक बड़ी सोची समझी चीज थी कि उनको लग रहा था कि जैसे ही वो मंगलसूत्र की बात करेंगे, प्रधानमंत्री पे निजी हमले होंगे, कोई ना कोई दूसरी तरफ से उनके निजी जीवन को लेकर हमला करेगा। वो करने की देर थी, फिर बीजेपी की पूरी टीम उतर जाती है कि देखिए प्रधानमंत्री पे ऐसे हमले हो रहे हैं, वैसे हमले। अभी आप बताइए इस इलेक्शन में अभी तक कहां से प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे शब्द का सुना आपने? किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि कांग्रेस के युवराज मुझे गाली दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कह रहा है, अगर सपोज उस ट्रैप में फंस जाता विपक्ष और मंगलसूत्र को लेकर कुछ भी कोई नेता ऐसा बयान दे देता, तो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता। लेकिन वो नैरेटिव चेंज नहीं हो रहा, वो ट्रैप में नहीं आ रहे। वो अपने महंगाई, बेरोजगारी और कांग्रेस तो खास करके अपने न्याय को लेकर टिकी हुई, अपने मैनिफेस्टो पे टिकी हुई। जयराम रमेश की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री है वो बोल रहे हैं इसलिए उनका जवाब देना जरूरी है।
अगर कोई और नेता देता तो शायद जवाब भी ना देते। ये बात सही है, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बात का वजन होता है, उनका जवाब देना जरूरी है। लेकिन हुआ ये बात जो दूसरी बात जयराम की, उससे भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, सही बात है, मेरे को भी मालूम है, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से प्रधानमंत्री ने इशू उठाया तब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज्यादा लोकप्रिय हो गया, लोग ज्यादा ज्यादा पढ़ने चर्चाओं में, लगे ज्यादा हैं, चर्चाओं में आ रहा था, ऑनलाइन उसी की बात ऑनलाइन करते बहुत जी। ज्यादा पढ़ा जा रहा है। जी जी। अच्छा, सिर्फ पढ़ा ही नहीं जा रहा, उसमें सबको ये लग रहा है कि बातें सब लॉजिकल है, क्योंकि कांग्रेस जो कह रही है कि भाई 1600 करोड़ तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन का माफ कर सकते हैं, इसमें तो टोटल खर्चा 6-7 लाख करोड़ का बैठता है अगर टोटल उसको देखा जाए, तो फिर 17 भी लाख लोग कह करोड़ रहे का हैं कि कर्जा, बात, 17 लाख करोड़ का हाँ, कर्जा माफ है, 17 लाख करोड़ जी। 17 लाख। और बात बिल्कुल सही है, ये जहां मैं बैठा हूं इसी स्टेट से वो शुरू हुआ था कि लोगों को जब ओपीएस मिला यहाँ पर हिमाचल में, तो ओपीएस एक ऐसा मुद्दा मिल गया जो भारी पड़ गया बाकी सारी चीजों पे, क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहे मोदी भक्त हैं, चाहे राहुल भक्त हैं, चाहे कोई भक्त है, जब आप घर पे जाते हैं तो अपनी घर की आर्थिक स्थिति सब चीजों पर भारी पड़ जाती है। जब आपका जवान बेटा आपके सामने बिना नौकरी के बैठा है ना, तो सब सारी भक्तियां उतर जाती है। तो ये जो बेरोजगारी, महंगाई इस बार इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि ये हर घर की परेशानी है, हर चीज, हर घर परेशान है, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, कोई भी है। तो ये चीज अब लोगों के बीच से निकल नहीं पा रही। अब 2 चरण में तकरीबन तकरीबन आप ये मान के चलिए 188-190 सीट्स के करीब चली गई है। अब बचा क्या, 400 पार का नारे का तो जिक्र करना ही छोड़ दिया आज के प्रधानमंत्री ने, 400 पार तो बोलते ही नहीं। अब तो ये है कि 200 पार होगी या नहीं होगी, सारी लड़ाई इस चीज की है। 200 पार हो जाए तो 200 पार हो जाए तो मोदी जी कुछ जुगाड़ करें कि चलिए किसी तरह किसी को ले लो के बन जाए। लेकिन अगर 210 और 200 के बीच रह गए तो ये बात तो तय है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, चाहे कोई बन जाए, मोदी जी नहीं बनते प्रधानमंत्री उस हालत में। तो सारी लड़ाई सिर्फ उस चीज की, इसलिए मैं तो सिर्फ ये चीज को सोच के हैरान हूं कि ये दो चरण में अगर इतनी सारी चीजें प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, आगे और क्या अभी होगा? 5 चरण खत्म होते होते तक क्या होगा, फिर तो इस देश में कहीं वैसा ना हो जैसा वो अमेरिका में ट्रंप के वक्त हुआ था कि भाई कुछ कर लो मैं नहीं छोड़ने वाला, तो उस तरह का संदेश अगर दे के चले गए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखिए संजीव भाई, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस वक्त थिएटर करता था मैं, प्रोफेशनल थिएटर करता था काफी। तो थिएटर में एक चीज सिखाई जाती है कि चेहरे के हाव भाव पढ़ना। आप नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह तीनों के चेहरों के हाव भाव देख लीजिए। चेहरों के हाव भाव आजकल आपको सारी कहानी बता देते हैं। प्रधानमंत्री, छाती ठोकने वाले प्रधानमंत्री, छाती ठोक के कहने वाले प्रधानमंत्री आजकल उस अंदाज में अपना भाषण देते हैं या उस अंदाज में बात करते हैं जिस अंदाज में घर में हम लोग छोटे बच्चों को डराते होते हैं कि अगर ये नहीं यस, किया तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। वो अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल। जो है वो दिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस तरह का हो जाता है तो आप समझिए कि डर पूरी तरह से, क्योंकि उनके पास सूचना का जितना बड़ा तंत्र है किसी के पास नहीं होगा। तो जो पहले चरण के मतदान के बाद जो उनके पास सूचनाएं पहुंची है, वो सूचनाएं साफ दिखा रही है प्रधानमंत्री के चेहरे, तीनों के चेहरे, कि वो अच्छी सूचनाएं नहीं है और आगे भी संकेत अच्छे नहीं है। जब संकेत अच्छे नहीं मिल रहे, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की चीजें आपको दिख रही है। ये मैं, जैसे मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि 210 के आसपास की लड़ाई रह गई है, मेरे हिसाब से 210-230 के बीच की है, उसके लिए एक जद्दोजहद अभी चल रही है। और क्योंकि दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, खास करके अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं सामने, तो वो डे बाय डे लग रहा था कि वीक होगा, लेकिन वीक होने की बजाय वो स्ट्रांग हुआ है, लोगों के बीच पैठ बनाई है। अब वो कैसे हुआ, ऊपर वाला जाने क्या हुआ। कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो दे दिया जो बहुत ही अच्छा हो गया। हालांकि वही कमेटी पहले भी मैनिफेस्टो बनाई, वही चिदम्बरम पहले भी थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि वो मैनिफेस्टो ऐसा बन गया, वो मैनिफेस्टो चर्चा में आ गया। अब चर्चा में आ गया तो नहीं, वो जो जो दूसरी राहुल पार्टी, गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच जाके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली समझा कर, और वो कहीं एक माहौल क्रिएट करने में सफल होते दिख रहे हैं प्रदीप सर। ये हम पा रहे हैं कि वो बहुत तरीके से बताते हैं कि फ्री का पैसा नहीं होगा आपको। जैसे अगर जो धनाढ्य लोगों की संतानें जैसे अगर कोई दीक्षित होती हैं, शिक्षा लेती हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको शिक्षा दी जाएगी और वो आपकी शिक्षा जो है वो आगे रोजगार में बदलेगी। तो इसके साथ और भी जितने और भी मुद्दे जैसे उन्होंने उठाए कि वो महिलाओं वाला मुद्दा कि आपको 1 लाख हर साल मिलेगा, वो जो महालक्ष्मी बनाने की बात है, तो वो कहीं काट दिख रहा है। जो आप कह रहे हैं मैं उसी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा हूं उस पर। जी देखिए संजीव भाई, राहुल गांधी की बात को ट्रैक्शन क्यों क्यों मिल रहा है और कैसा मिल रहा है, इसका अंदाज आप उनका जो कल वो दिल्ली में शायद सम्मेलन था, वहां उन्होंने एक बात कही थी
कि ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये अब मेरे लिए राजनीति नहीं रहा, ये मेरे लाइफ का मिशन हो गया है। जी, इसी तरह की बातें करके 2014 में नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में बैठे थे, जी, जब उनकी बातें दिल तक छूती थी। राहुल जी, गांधी की ये बात जो कही है उन्होंने, इस तरह का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से जो वो आप जो बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो गारंटियों की और उसकी बात करते हैं, वो दिल तक पहुंच रही है। अब लोगों ने दरअसल उस राहुल गांधी को देखना लोगों का नजरिया बस दरअसल राहुल गांधी के बारे जी, में बदल के, पहले लोग इस नजरिए से देखते थे कि ये वो राहुल गांधी है जो सोचता इंग्लिश में है, बोलता हिंदी में है। जी। अब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बोले, बोलता तो सही है, कम से कम आप भाव भाव समझिए, उनके उसके बिना कहने का डरे मतलब बोलते हैं, क्या है, बिना डरे बोलते भाषा हैं, पे, बिना डरे हाँ, बोलते और हैं। जी, भाषा पे मत जाइए। तो ये चीज़ जब लोगों की राहुल गांधी के बीच में की बात जिस तरह से अगर लोग ले रहे हैं, इसलिए उनकी बात को लोगों को बीच में वज़न मिल रहा है। अब वो वज़न मिल रहा है, तो उस वज़न की वजह से दूसरी तरफ का वज़न कम हो रहा है, उनकी जो है वो हवा कम हो रही है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ वैसे, ये राहुल गांधी का जैसे-जैसे वज़न बढ़ेगा, ये सिर्फ़ बीजेपी में वज़न नहीं घटेगा, ये विदिन दूसरी तरफ भी घटेगा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को थोड़ी-सी चिंता होगी इससे। कई लोगों को इधर भी चिंता है, जी, वैसी बात नहीं कि जो राहुल गांधी से है। लेकिन मुद्दे की बात ये है, क्योंकि बात खत्म करनी है, ये हार का डर बिल्कुल साफ है, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो आपने टाइटल दिया ना ये कि चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं इसलिए नोटिस दिया। ये सिर्फ चुनाव आयोग को नहीं लग रहा सर। मैं ये ये कहता हूँ कि संघ को भी लग रहा है और गोदी मीडिया को भी लग रहा है। आपने एक चीज़ नोट की है, गोदी मीडिया के चैनल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। जी, वो सोच सकते थे आप, अगर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो गलत बात कह रही है, तो हवा का रुख तो वो भी बहुत अच्छी, बल्कि हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से हवा का रुख वो पहचानते हैं, सूंघ रहे हैं हवा किस तरफ की जा रही है। तो ये बिल्कुल। जो आपने बात कही बिल्कुल सही है।